नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड बजट 2023-24 पर चर्चा करेंगे। ठीक है। बजट के बारे में स्पेशल प्रावधान वही है जो केंद्र सरकार का है, इसलिए राज्य सरकार के कोई अलग से प्रावधान होते हैं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कुछ सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो होता है वो सरकार का बदल जाता है, इसलिए झारखंड सरकार का अलग सोर्स हो सकते हैं, तो फिर बिहार सरकार का अलग सोर्स हो सकते हैं, या फिर आप अगर केरला कर्नाटक जाएंगे तो वहाँ आपको उसके अलग सोर्स मिलेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ झारखंड या सरकार कोई भी राज्य सरकार जो है अपनी बजट में मेंशन भी कर देती है। ठीक है। यहाँ अगर आप देखिएगा बजट का विश्लेषण, तो कुछ बातें फैक्चुअल है जो आप याद रखिएगा। ठीक है। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 3 मार्च 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया। ठीक है। तो कभी कभी पूछा जाता है वित्त मंत्री का, ठीक है, एक तो ये याद रखिएगा। और दूसरा पूछा जाता है कि 2023-24 में व्यय 1,10,093 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 19% अधिक है। तो कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में पिछले बजट की तुलना में कितना अधिक हो ये पूछा जाता है। मैं आपको भी नीचे दिखाऊंगा कि अभी जस्ट झारखंड पीटी का एग्जाम हुआ, उसमें कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, वो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक। 2 बातें ध्यान रखिएगा, ये हमेशा पूछेगा। एक तो कभी कितना अनुमान है, दूसरा आपके मन में क्वेश्चन होगा सर आपने यहाँ पे अनुमान शब्द का प्रयोग क्यों किया, एग्जैक्ट क्यों नहीं बताया। क्योंकि ये बजट 2023-24 का सरकार अभी राजस्व खर्च कर रही है और सरकार अभी कुछ राशि कहीं के अलॉट कर रही है, तो उस पर कितना आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कितना होगा। इसलिए सरकार इसमें जो है हमें अनुमान की बात करती है। और आर्थिक सर्वे में क्या होता है, अनुमान की बात नहीं होती है, क्या घटना घटी उस पर बातें होती है। आर्थिक सर्वे पीछे चलता है, बजट आगे के बारे में बताता है। अगर बोला जाए अभी आर्थिक सर्वे कौन सा होगा तो 22-23 होगा, लेकिन अभी बजट कौन सा होगा तो 23-24 होगा। बजट आगे का अनुमान बताता है और आर्थिक सर्वे पिछले वर्ष में जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रही उसके बारे में बताता है। ठीक। दूसरा देखिएगा, इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा 6,325 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया गया है। ये क्वेश्चन रहता है कि सरकार ने कितना कर्ज चुकाया है। राज्य सरकार के सभी सरकारों के अलग अलग कर्ज होते हैं और ये कर्ज 3 तरह के होते हैं। एक कर्ज होता है बैंक के, दूसरा कर्ज होता है कंपनी का, और तीसरा कर्ज होता है कभी कभी ये लोग केंद्र सरकार से भी लेते हैं या कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लेना पड़ता है। लेकिन राज्य सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो केंद्र सरकार से ही काम हो जाता है, लेकिन बैंकों से लेना पड़ता है, ये कन्फर्म है। 2023-24 के लिए प्राप्तियां जो है 98,418 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यानी देखिए, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन कितना बदला। व्यय कितना होगा, इतना 1,10,093। और खर्च कितना, प्राप्तियां कितना हमारे पास, यहाँ देखिए मैंने आपको एक तरह से देखा था, तो बजट जो है घाटे का चल रहा है हमारे पास। फिर देखिएगा 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में इसमें 18% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष ये था, अब ये चल रहा है। फिर यहाँ है 2022-23 में प्राप्तियों में 389 करोड़ रुपए की मामूली वृद्धि का अनुमान है। ठीक। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि झारखंड का जीएसडीपी है। जीडीपी और जीएसडीपी का एक ही कंसेप्ट है। जीडीपी राष्ट्रीय स्तर पे मापी जाती है और जीएसडीपी किसी राज्य का होता है। ठीक। 2022-23 में झारखंड की जीएसडीपी जो है स्थिर कीमत पर 7.8% बढ़ने का अनुमान है। ठीक। और कितना बड़ा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, 2023-24 के लिए झारखंड का सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद मौजूदा कीमत पर 4,23,289 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक है। ठीक। ये अब किस किस मद का क्या खर्च हुआ है, जैसे कि कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कितना योगदान है, फिर सेवा क्षेत्र का क्या योगदान, ये अलग अलग। तो कृषि क्षेत्र का जो अर्थव्यवस्था में योगदान है, यहाँ अर्थव्यवस्था का मतलब झारखंड की अर्थव्यवस्था, वो है 26%। ठीक। और अर्थव्यवस्था की बात अगर हम कर रहे हैं तो समझिएगा कि हम बात कर रहे हैं जीडीपी की। ठीक। 2000 फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अनुमान कितना, 29। फिर सेवा क्षेत्र का योगदान कितना, 45। यही अनुमान रहा हमारे पास लास्ट। अब आप पूछिएगा सर फिर अभी कितना होगा, तो ये नेक्स्ट बजट में पता चलेगा। 23-24 वाला आपको नेक्स्ट बजट में पता चल पाएगा जब सर्वे फिर आएगा। तो अब यहाँ देखते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है। राज्य का पैसा जो है सबसे अधिक केंद्र करों से हिस्सेदारी से आ रहा है। कई सोर्स होते हैं राज्य सरकार के राजस्व के। एक सोर्स होता है उसका अपना कर, दूसरा सोर्स होता है उसका केंद्र सरकार में हिस्सेदारी। जैसे मान लिया रेलवे चल रहा है, तो रेलवे से जो आ रहा होगा रेवेन्यू, उसमें आधा जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे देगी अपने झारखंड के नेटवर्क से, और फिर जो आधा है वो केंद्र सरकार अपने पास रख लेती है। वैसे जीएसटी से जो आ रहा होगा वो आधा केंद्र सरकार रख लेगी, फिर इधर कर देगी आधा। उसी तरह से सभी राज्यों को ऐसे मिलता है। ठीक। कि राज्य सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र है कि अपना कुछ न कुछ कर क्रिएट कर सके।
वो अगर चाहती कोई कर लगाना तो कर लगाने का उसको पूरा अधिकार है, एकदम स्वाभाविक से लगा सकती है। राज्य सरकार को कहीं कहीं केंद्र सरकार से अनुदान भी मिलता है। देखिए अनुदान कितना, 14.12% यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, राज्य का स्वकर कितना है, 14.83%। ठीक है, राज्य सरकार का स्वकर राजस्व कितना है, 26.52%। केंद्र करों की हिस्सेदारी कितनी है, 29, लगभग 29%। यही सबसे ज़्यादा। ये क्वेश्चन है कि राज्य को पैसा सर्वाधिक कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ आंसर होगा केंद्र करों की हिस्सेदारी। केंद्र सरकार का जो कर है उस कर में से सबसे ज़्यादा राजस्व आता है। ठीक, बाकी अन्य पूछा जाता है सरकार के ऊपर उधार कितना है, तो 15%, 15.86% लिखा हुआ है, ये उधार है। ठीक, ऋण भी है सरकार के ऊपर। देखिए बहुत कम कर्ज है झारखंड सरकार का। कर्जा अगर देखिएगा 0.06%, यानी कर्ज बहुत कम है झारखंड सरकार के ऊपर। ठीक, अब भाई राजस्व अधिशेष। अधिशेष किसको बोलते हैं हम, कि अर्जित हम ज़्यादा कर रहे हैं और व्यय अगर कम कर रहे हैं तो माना जाता है, उसको अधिशेष बोला जाता है। 2023-24 में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 3.2% होने का अनुमान है, यानी कि हम सरप्लस में जाने के अनुमान लगाते हैं। ठीक, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से अधिक है। ठीक, ये क्वेश्चन बनता है, मैं भी आगे दिखाऊंगा, एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। 2022-23 में राजस्व अधिशेष बजट अनुमान का अधिक होने का अनुमान कितना है, 1.7%। आइए राजकोषीय घाटा का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। और राजकोषीय घाटा से संबंधित 4 क्वेश्चन अभी झारखंड पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। नीचे सारा क्वेश्चन है और ये पीडीएफ आपको वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, राजस्व घाटा होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ। अब कुल व्यय का मतलब राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। दूसरा कुल प्राप्ति का मतलब राजस्व प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति। तो दोनों का फॉर्मूला बैठा दीजिए यहाँ पे। ये जो बना ये राजकोषीय घाटा का बना। राजकोषीय घाटा का ये भी एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा। और दोनों फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, और इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके आप तो एग्जाम में जैसे कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोनों को फॉर्मूला डाल देता है, तो थोड़ा देख लेंगे इसको हम लोग। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला जो है ये बड़ा वाला है। ठीक, ये पूरा बैठा दे। क्या किया है, राजस्व प्राप्ति जो था उसमें राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय को बैठा दिया। पूंजीगत प्राप्ति में क्या किया, तो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति को बैठा दिया, दोनों बैठा। और ये भी फॉर्मूला पूछा जाता है, ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ये भी रहता है एग्जाम में, दोनों। फिर देखिएगा 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.8। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम एग्जाम में 2-3 बार पूछा हुआ है, 2.8%, ये याद रखिएगा। ये नीचे क्वेश्चन भी है कभी। ठीक है, राजकोषीय घाटा संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये अभी अगर देखिएगा तो केंद्र सरकार का पूछा था कि केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा भारत के जीडीपी का कितना परसेंट है, और टारगेट सरकार का रहता है ज़्यादा 3% करने का। हम उससे कम है, लेकिन झारखंड की आर्थिक स्थिति उतनी खराब नहीं है। प्रति व्यक्ति आय, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। प्रति व्यक्ति आय किसको बोलते हैं, राजकीय आय बटे मध्य वर्ष की जनसंख्या। राजकीय आय मतलब राष्ट्रीय आय। अगर केंद्र स्तर पे काउंट करेंगे तो वहाँ होगा राष्ट्रीय आय, और अगर राज्य स्तर पे काउंट करेंगे तो राजकीय आय हो जाता है। ठीक, अब मध्य वर्ष की जनसंख्या मीडियन पॉपुलेशन ले लिया जाता है। कितना हमारे पास है, 86,060। ये हमारे पास है झारखंड का प्रति व्यक्ति आय, वो भी करंट प्राइस पे। करंट प्राइस मतलब 2022-23। ठीक, क्योंकि 23-24 भी चल ही रहा है। एक होता प्रतिबद्ध आय। प्रतिबद्ध आय मतलब कि कमिटेड है सरकार की ये खर्च करना ही करना। कुछ कटौती की जा सकती है बट कुछ में कटौती नहीं की जा सकती है। तो जिसमें कटौती नहीं की जा सकती उसको बोलते हैं प्रतिबद्ध आय। क्या कटौती नहीं की जा सकती है, पेंशन नहीं कटौती हो सकती है हमारे पास, वेतन कटौती नहीं हो सकती है, और ब्याज भुगतान ये भी कटौती नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तीनों देना पड़ता है। और ये अगर आप नहीं देंगे तो फिर बेरोजगारी और भी ज़्यादा विकराल हो जाएगी। जो लोग सरकारी काम कर रहे हैं उसको तो रोज वेतन देना ही पड़ेगा, जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं उसको भी देना पड़ेगा, अब ब्याज भुगतान करना पड़ेगा। ठीक, 2023-24 में बजट जो है हमारे पास था, प्रतिबद्ध आय था 32,178 रखा गया। ठीक, अब पिछले वर्ष की तुलना में 8% अधिक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्रतिबद्ध आय में सबसे ज़्यादा क्या है, ये पूछा जाता है। प्रतिबद्ध आय में सबसे ज़्यादा है वेतन और सबसे कम है ब्याज भुगतान। यानी सरकार के ऊपर कर्ज उतना नहीं है। यह स्पष्ट बजट से ही संकेत मिलता है कि झारखंड सरकार ने इंडिकेट कर दिया है कि उसके ऊपर ब्याज भुगतान बहुत। हाँ, पेंशन है बट इतना पेंशन तो रहता है और हर राज्य का रहता है, हमारा तो बहुत है। फिर आइए पूंजीगत परिव्यय। पूंजीगत परिव्यय मतलब कैपिटल पे खर्चा, जैसे बिल्डिंग है,
हाउस है या कोई मकान जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करना है या कोई मॉडिफिकेशन करना है, जैसे मान लो सूचना भवन है, नेपाल हाउस है, विधानसभा के मॉडिफिकेशन पे खर्च करना है, तो ये सब भी होता है। ये सब पूंजीगत व्यय में आता है। ठीक, कितना हमारे पास है? 21,248 करोड़। ठीक, ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 50% अधिक है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ नए कंस्ट्रक्शन हुए भी हैं। जैसे विधानसभा नया बना, हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी डेवलप हो रहा है, हमारे यहाँ पंचायत का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उसको फिर से मॉडिफाई करने की बात चल रही है, उसको नया बनाने की बात चल रही है। नए हॉस्पिटल भी खुले हैं हमारे यहाँ, नए स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, उसके बिल्डिंग पे भी खर्च है। तो 50% हुआ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी आगे और बढ़ेगा। ठीक, क्या बताता है? पूंजी परिव्यय संपत्ति निर्माण की दिशा में व्यय को दर्शाता है, और ये एक सकारात्मक निर्देश करता है कि हमारे यहाँ पूंजीगत परिव्यय अच्छे से किया जा रहा है, सरकार ने इसको अच्छे से खर्च किया है। अब देखिए, झारखंड सरकार का क्षेत्रवार व्यय है, और क्षेत्रवार व्यय में क्या है? शिक्षा पे सरकार का सबसे अधिक खर्च है, 15,384 करोड़। ठीक, इस पे पूरा खर्च। उसके बाद सरकार का दूसरा सबसे बड़ा खर्चा है वो ग्रामीण विकास, 14,405 करोड़। फिर देखिएगा, तीसरा खर्चा है समाज कल्याण, पुलिस पे कम है, स्वास्थ्य पे कम है, परिवहन पे उसके बाद, और सबसे कम खर्च जो कर रही है वो कर रही है शहरी विकास पे खर्च कर रही है। क्लियर? ये पूरा परिव्यय उसका अपना दिया हुआ। यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ, सबसे कम व्यय शहरी विकास पे, सबसे अधिक खर्च शिक्षा, स्वास्थ्य, कला और संस्कृति पे सरकार सबसे अधिक खर्च करे, क्योंकि यहीं से रोजगार का ज़्यादा सृजन होगा। शिक्षा, खेल और कला संस्कृति को आप जितना विकसित करेंगे, रोजगार उतना विकसित होगा। और दूसरा याद रखिएगा, कुछ लोग बोलते हैं कि स्कूल कॉलेज जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कम भाग लेता है। बिल्कुल गलत है ये। इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्कूल कॉलेज का बहुत बड़ा रोल है। जितने सिनेमा हॉल चल रहे हैं ना, और जितने भी स्कूल मॉल चल रहे हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरे पास समय नहीं है कि हम अभी जाके मॉल में घूम के आ पाएंगे या हम पिक्चर देख पाएंगे, लेकिन जो यूथ है जिनका एक एज है ये सब देखने का, नए नए है, उनका कि इंटरटेनिंग करने का होता है या IPL मैच देखने का समय उनके पास होता है, वो ज़्यादा स्टूडेंट लाइफ में होता है। तो स्कूल कॉलेज अगर खुला रहता है तो देखिएगा मॉल, होटल, रेस्टोरेंट या सिनेमा, ये सब बहुत अच्छे से चलती है एक्टिविटी, तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी और बढ़ावा रहता है। और आप इसको बंद कर दो, देख लो संडे का दिन देख लो, जिस दिन स्कूल कॉलेज बंद है मार्केट बहुत आधा अधूरा मिलेगा, और जिस दिन ये खुला रहेगा वो दिन ये बहुत अच्छे से चलता है। इसलिए ये गलत है कि शिक्षा का नहीं, शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। शिक्षा, खेल और कला संस्कृति, इसी के माध्यम से आप अपनी बेरोजगारी को कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कम तो अच्छे से किया जा सकता है। ठीक, कितना खर्च कर रहे हैं? 15,384 करोड़। ठीक, ये 2023 में प्राप्तियां हैं, कुल राजस्व प्राप्ति है 98,364 करोड़। 2000 ये पिछले वर्ष की तुलना में लीजिएगा तो 18% अधिक है। ठीक, फिर यहाँ पे राज्य का स्वकर देखिएगा, झारखंड का कुल कर राजस्व जो है 30,860 करोड़ रुपए है। इतना होने का ना, पिछले साल की तुलना में 25% बढ़ रहा है, यानी कि झारखंड सरकार के जो अपने कर राजस्व है वो अच्छे से काम कर रहे हैं। अब अच्छे से क्या क्या काम कर रहे हैं? जैसे देखिए GST, सेल टैक्स, बिजली पे भी सरकार ने शुल्क और लगाया हुआ और ड्यूटी भी लगाया है, तो उससे सरकार को अच्छा राजस्व आ रहा है, तो ये सही है। और देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, 2023-24 में GSDP के प्रतिशत की ओर स्वकर जो है 7% होने का अनुमान है, यानी धीरे धीरे बढ़ने का अनुमान है। और ये बढ़ने का अनुमान है, यह साबित करता है कि सरकार ने जो कर लगाया है उसमें झारखंड की जनता कर को अच्छे से चुका रही है। क्लियर? खनन की रॉयल्टी होती है, ये भी एक सरकार का इनकम होता है। जैसे सरकार जो है पट्टे पे लगा देती है या कुछ जो है कंपनी को दे देती है खनन करने के लिए, तो जब खनन करने के लिए कंपनी को देती है तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो है उसको पहले से रॉयल्टी आ जाता है, सरकार को दिया जाता है कि आपको हम 5 साल के लिए ये माइंस दे रहे हैं, आप इसमें अपना खनन कीजिए। तो एक बोली लगाई जाती है, कंपनी क्या करती है, बोलती है कि आपको हम इतना रुपया दे रहे हैं, इतने साल के लिए ले रहे हैं। जो उसमें सबसे अच्छा रेट देता है सरकार वो खनन उसके लिए दे देती है और सरकार को उससे रॉयल्टी आती है। अब देखिए कितना आने का है। सेल टैक्स वैट 2023 में कर राजस्व का दूसरा सबसे बड़ा घटक बनने का अनुमान, जिसमें सरकार झारखंड की स्व कर का राजस्व 28% है। क्लियर? और क्या लिखा है देखिएगा, 2023-24 में GST झारखंड का कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत बनने का अनुमान। कितना बन रहा है देखिए, 45%, यानी कि सरकार को अगर 100 रुपये चाहिए तो उसमें 45 रुपये सिर्फ GST से आएगा। यानी धीरे धीरे झारखंड सरकार केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहेगी। हम अगर 60-70% भी अपने ऊपर पहुंच जाएं तो हम एक तरह से आत्मनिर्भर है। बाकी तो भू राजस्व से, बिजली से है, फिर उसका खनन रॉयल्टी से, उससे। और झारखंड में अपार संभावना है कि वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकता है।
बस इसी क्षेत्र में ऐसे ही काम करने की जरूरत है। ठीक, 2023-24 में राज्य उत्पाद शुल्क का झारखंड में 100 का राजस्व का 8% योगदान था। हालांकि 2023-22-23 में यह 18% कम होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ये ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या लिखता है, खनिज कंसेशन, शुल्क, किराया और रॉयल्टी से राज्य को स्वयं 78% और स्वराज्य 18% शामिल है। यानी सरकार ने जो अपना खनन को पट्टी पर लगाया, उसमें अच्छी अच्छी कंपनियों ने निवेश किया है। कुछ विदेशी कंपनी भी आए, कुछ जगह पे अडानी ने भी लगाया हुआ प्लांट को लेकर के, और खनन का कार्य चल रहा है। ठीक, यहाँ जो खनन होता है, वो खनन का जो रिफाइनिंग होती है वो बाहर होती है। सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो बाहर रिफाइनिंग होती है उसको यहाँ पे कैसे इन्वेस्ट कराया जाए, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कम हो जाएगा। और जितना कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो उतना अच्छा है झारखंड सरकार के लिए। ठीक, आगे देखिए क्या लिखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या क्या है, राज्य के स्वयं कर राजस्व का मुख्य स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत है जीएसटी। कितना बड़ा देख लीजिए, 14,000 करोड़ का। सेल टैक्स कितना है, 8,695 करोड़ का। स्टाम्प ड्यूटी कितना है, 12,000 का। वाहन कर से आता है 18,000 करोड़। जैसे आप कार का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, या ये सब जो बनाते हैं, ये सब सबसे आता है। राज्य के एक्साइज ड्यूटी से आता है 23,660। भू राजस्व से आता है 1,500 करोड़ का। बिजली से आता है 1,200 करोड़। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन आप याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किया हुआ है। राज्य जीएसटी से कितना आता है, सबसे अधिक है। वैट से कितना आता है, ये दूसरा सबसे अधिक है। ये सबसे बड़ा है और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कभी कभी याद है कि 1-2 एग्जाम में भू राजस्व पूछा है, इसके अलावा कोई नहीं पूछता है। और ये भी नहीं पूछेगा, ये अमाउंट नहीं पूछेगा आपसे। आपसे पूछेगा सबसे बड़ा कर का स्रोत कौन है, कौन सा, राज्य सरकार का अपना, केंद्र सरकार का नहीं, राज्य सरकार का। राज्य सरकार के अपने करने से राज्य जीएसटी, स्टेट जीएसटी जो है वो सबसे बड़ा स्रोत है अभी। उसके बाद वैट है, क्योंकि वैट अभी लागू है। उसके बाद फिर तीसरा भू राजस्व। तो एक ही पूछा जाएगा कि लैंड रेवेन्यू एक राज्य सरकार का अपना बहुत बड़ा एक सोर्स होता है बनाने का। इसमें सरकार चाहे तो बढ़ा भी सकती है। अब बजट में क्या क्या अनुमान है, यहाँ देख लेगा। देनदारी, क्या देनदारी हमारे पास उतना नहीं है। 2023-24 के अंत तक बकाया देनदारी जीएसटी का जो है 27% पर लक्षित किया गया है। हमारे कुछ कुछ जो होते हैं कर्ज ऐसे होते हैं जो हम पिछले वर्ष चुकाने की उम्मीद में थे बट चुका नहीं पाए, उसको हम इस साल चुकाएंगे। तो इस साल जो चुकाएंगे वो कितना है, तो ज़्यादा थोड़ा सा तो बढ़ेगा, क्योंकि आप जो इंटरेस्ट है वो तो सरकार को देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट। क्योंकि जो नियम मेरे और आपके ऊपर लागू होता है, बस यही नियम जो है सरकार के ऊपर भी लागू होती है। ऐसा नहीं है कि बैंक के पास या आरबीआई के पास राज्य सरकार कर्ज लेने जाएगी तो उसको कुछ छूट मिलेगा, छूट नहीं मिलेगा। जो नियम कानून सारे कंपनियों के लिए होते हैं वही नियम कानून राज्य सरकार के लिए भी होती है। हाँ, केंद्र सरकार के मामले में कुछ अलग नियम होते हैं आरबीआई के, क्योंकि वो उसी के अधीन काम करती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं होता है। ठीक, लेकिन अब इसके अलावा राज्य सरकार चाहे तो निजी कंपनी से भी कर्ज ले सकती है, ये भी उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन निजी कंपनी से लेंगे तो उसमें एक बॉन्ड भरना पड़ता है कि आप हमको इतने दिन के अंदर चुकाएंगे, और नहीं चुकाते हैं तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है। यही इंटरेस्ट अभी थोड़ा सा बढ़ गया है। 2019-20 के स्तर में की तुलना में बकाया देनदारी में काफ़ी वृद्धि हुई, लेकिन इसमें कुछ गिरावट भी आई है। थोड़ा सा बढ़ गया है हमारे पास, क्योंकि कोविड के चलते जो है झारखंड सरकार को थोड़ा झटका लगा, और झारखंड सरकार इसके लिए बहुत अच्छे से रिकवर भी कर रही है, और रिकवरी हुई भी है। हाँ, हमारा थोड़ा ट्रैवल बेल्ट है, जैसे ST/SC OBC के लिए अलग से स्कीम चलाई जाती है, और वो चलाई जानी भी चाहिए। जो रिमोट एरिया में रहते हैं उनके लिए अलग से कुछ स्कीम चलनी चाहिए, ताकि वो विकास के मुख्य धारा में आ सके। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है कि थोड़ा सा अलग से 2.8% आवंटित किया हुआ है। OBC कल्याण के लिए अलग से जो औसत है जो 3.7% आवंटित किया हुआ है। ठीक, अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा कैसा एग्जाम में पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और आप देखोगे तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन तो आप भी बना सकते हैं, और आप बना भी लेंगे। अधिशेष बजट किसको बोलते हैं? अधिशेष बजट का मतलब होता है जिसमें आय ज़्यादा हो व्यय कम हो। तो कौन सा हो जाएगा? प्राप्त। किसमें पूछा है देख लीजिएगा। अभी झारखंड पीजीटी का एग्जाम हुआ 2023 सितंबर में, भी 2 महीने पहले, उसी का क्वेश्चन ही है, सीधा सा क्वेश्चन एग्जाम। प्राप्ति जिसमें ज़्यादा हो व्यय कम, उसी को बोलते हैं अधिशेष। इसका उल्टा कर दीजिएगा तो घाटे का बजट। दूसरा, यदि पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान को राजस्व घाटे से घटा दिया जाए तो इनमें से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? ठीक, ये क्वेश्चन कब पूछा है देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन फिर वही पीजीटी के एग्जाम का है। प्रभावी राजस्व घाटा इसको बोलता है। क्या होता है प्रभावी देख लीजिएगा। राजस्व घाटा होता है राजस्व व्यय में राजस्व प्राप्ति, और प्रभावी घाटा होता है कि राजस्व व्यय मतलब पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन अनुदान, इसको घटाना पड़ता है। ठीक, राजस्व घाटा कुल संपत्ति, ये तो बताए थे आपको। प्राथमिक घाटा का फॉर्मूला याद रखिएगा। प्राथमिक घाटा किसको देख लीजिएगा, राजकोषीय घाटा मतलब ब्याज भुगतान। ठीक, और राजस्व घाटा
और राजकोषीय घाटा, दोनों एक नहीं है, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है। यहाँ मैं दोनों फॉर्मूला दे दिया हूँ, ये दोनों आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बतलाइए कि व्यक्तियों, व्यवसाय और समग्र अर्थव्यवस्था को क्या प्रभावित करता है। आप इसको देख के ही बता दीजिएगा क्या प्रभावित करता है। ये भी पीजीटी एग्जाम का क्वेश्चन है। कृषि तो करेगा नहीं उतना, चिकित्सा घाटा नहीं करेगा, औद्योगिक उत्पन्न नहीं करेगा, कौन करेगा? बजट घाटा। अगर बजट नुकसान का हो तो हम पूरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे। उस प्रभाग का नाम बतलाइए जो यथार्थपूर्ण चालू वित्तीय वर्ष त्रैमासिक विश्लेषण उत्पन्न करता है जिसमें राजस्व और व्यय डेटा शामिल है। फिर ये क्वेश्चन पीजीटी का है, ठीक है। कौन सा होगा हमारे पास? बजट विभाग। मीडिया तो होगा नहीं, खाद्य होगा नहीं, फिल्म विभाग होगा नहीं, तो बच्चा कौन सा? ये आप ऑप्शन से भी मार सकते हैं और ऑप्शन से आप लगा भी लेंगे एग्जाम में। पांचवा क्वेश्चन, डैश विकास के स्तर, आय के वितरण और राजनीतिक मताधिकार की कोटि को निर्धारित कर। देखिए, शैक्षिक नीति नहीं होगा, उपभोक्ता नहीं होगा, कारपोरेट नीति नहीं होगा, लेकिन राजकोषीय नीति होगा। राजकोषीय नीति पूरी तरह से जो है विकास के स्तर को प्रभावित करता है, आय के वितरण को प्रभावित करता है और राजनीतिक मताधिकार को प्रभावित करता है। तो ये भी पीजीटी का क्वेश्चन है। राजकोषीय नीति डैश को प्रभावित करने के लिए सरकारी खर्च और कराधान का उपयोग करती है, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए करती है। ये भी पीजीटी का क्वेश्चन है। ये 9 सितंबर के एग्जाम का क्वेश्चन है, वो 8 का था। फिर देखिएगा, राजकोषीय नीति द्वारा अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शन करने के लिए कर से प्राप्त आय और सार्वजनिक व्यय के प्रवाह का प्रबंधन इनमें से कौन करता है? देखिए, क्वेश्चन है राजकोषीय नीति, तो पुलिस तो होगा नहीं, न्यायालय होगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट होगा नहीं, तो कौन हो जाएगा? सरकार। ये आप कॉमन सेंस लगाइएगा, क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाएगा और आप लगा भी लेंगे। एक बार आप क्वेश्चन देख लिए और मैं पूरी दावे से कहता हूँ, अगली बार अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे पीछे करके पूछेगा, आप लोग सभी इसको बना लोगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी बनते हैं जो मैं बना दूँ। ये क्वेश्चन जो थे ये प्रीवियस ईयर के थे जो पूछे गए थे। अब इससे कुछ नए क्वेश्चन बनते हैं, वो भी देख लेते हैं कौन कौन सा बनता है। 2023-24 के बजट के अनुसार झारखंड का राजस्व घाटा है, कितना था घाटा? 2.8%, ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे। दूसरा, राज्य का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 86,060 करोड़, 86,060। झारखंड राज्य के विनिर्माण क्षेत्र में जीएसडीपी का योगदान कितना है? 29%। राज्य के कृषि क्षेत्र में जीएसडीपी का योगदान कितना है? 26%। झारखंड का प्राथमिक घाटा कितना है? ये हमारे कितना हो जाएगा? 0.6, बहुत कम है हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट। बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत हमारे पास है, कौन सा भी था? केंद्र सरकार का हिस्सेदारी, अभी जैसे हम लोग डिस्कस किए थे। 2023-24 के बजट के अनुसार राज्य की केंद्रीय करों में हिस्सेदारी कितनी है? कितना हमारे पास है? 29%। ये सबसे बड़ा स्रोत भी है और ये इतना परसेंट हमारे पास, दोनों क्वेश्चन एक ही है। यहाँ कर का नाम पूछा है, यहाँ पे उसका परसेंटेज पूछा है। 2023-24 के बजट के अनुसार केंद्र सरकार से झारखंड को कितना अनुदान प्राप्त होगा? 14% के आसपास। 2023-24 के बजट के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा कर राजस्व बनने का अनुमान, अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना, जीएसटी बनने का अनुमान है 45% के आसपास। आंसर सिंपल था। 2023-24 के बजट के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा कर राजस्व बनने का अनुमान, दूसरा सबसे बड़ा कर राजस्व बनने का अनुमान कौन सा है? उत्पाद शुल्क, क्योंकि यहाँ जीएसटी नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। सबसे बड़ा बनेगा जीएसटी, यहाँ दिया है ऑप्शन में तो जीएसटी पहले होगा, जीएसटी नहीं दिया था, दूसरा सबसे बड़ा कौन है? उत्पाद शुल्क। 11 नंबर क्वेश्चन, पिछले बजट की तुलना में 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार किस मद में बजट में वृद्धि की है? सबसे ज्यादा वृद्धि किस में किया है? शिक्षा विभाग में, अभी हम लोग देख रहे थे चार्ट में दिखा भी था हमारे पास। 12 नंबर, 2023-24 के बजट के अनुसार किस विभाग में राज्य सरकार सर्वाधिक खर्च कर रही है? शिक्षा विभाग में खर्च कर रही है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व के घटक में सबसे बड़ा घटक है, देख लेते हैं ऑप्शन पहले, क्योंकि बिना ऑप्शन के टिक नहीं कीजिएगा। कौन है हमारे पास? राज्य जीएसटी सबसे बड़ा स्रोत है। 2022-23 के झारखंड के जीएसडीपी बढ़ने का अनुमान है, कितना परसेंट बढ़ने का अनुमान है? 7.8% बढ़ने का अनुमान है, जो भी पहला लाइन दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का स्वकर राजस्व नहीं है? देखिए, वाहन कर है, स्टाम्प ड्यूटी है, बिजली ड्यूटी है। मनोरंजन कर राज्य सरकार का नहीं होता है, बल्कि ये केंद्र सरकार का होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मान लीजिए झारखंड में या सिनेमा, रांची में भी कहीं सिनेमा चल रहा है, अब सिनेमा हॉल से जो आता है रेवेन्यू, उसका क्या होता है? वो 2 भाग में बढ़ जाता है,
उसमें आधी हिस्सेदारी जो होती है वो केंद्र सरकार की होती है और आधी हिस्सेदारी केंद्र सरकार राज्य को दे देती है, लेकिन मनोरंजन कर लगाने का अधिकार पूरा पूरा केंद्र सरकार के हाथ में होता है। कारपोरेट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब केंद्र सरकार के अंदर में आता है, राज्य सरकार के अंदर में नहीं आता। हाँ, जिस राज्य में चल रहा है उस राज्य को केंद्र सरकार दे देती है। अब है कि कितना देगी ये फिक्स नहीं है, कहीं 50 है, कहीं 40% ही देती है, कहीं 20% ही देती है। ये निर्भर करता है कि राज्य और केंद्र के बीच में कैसा समझौता हुआ है। ठीक है, तो मनोरंजन कर जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है, कारपोरेट टैक्स भी केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, तो ये था हमारा। अगले बार नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे आर्थिक सर्वे पे। ठीक है, इसका क्वेश्चन जो है टेलीग्राम चैनल से निकाल लीजिएगा आप लोग। ओके, गुड डे।